सीटेट का प्रीवियस पेपर जो है आपका ये 28 दिसंबर 2022 को हुआ था। उसी पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें सीडीपी का पेपर कराया जाएगा और इसके बाद 1 बाई 1 सब्जेक्ट वाइज आपको पेपर कराए जाएंगे, जैसे गणित, पर्यावरण, भाषा, भाषा में आपकी हिंदी या इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो भी आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो आपको कराई जाएगी। चलिए, तो जैसा कि आपको बता दें कि आज हम आपको जो पेपर कराए थे, जैसे मतलब जरवाइज का करा रहे हैं, सीडीपी का कराया जाएगा। इसी के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या बच्चों की जो रिक्वायरमेंट होगी, जिन बच्चों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कि सर आपको गणित का भी करा दीजिए या पर्यावरण का करा दीजिए, हिंदी का या लैंग्वेज का जो भी इंग्लिश है, संस्कृत, तो जिस बच्चों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर कराया जाएगा, पर्यावरण, ईवीएस जो भी आप रहेगा सब्जेक्ट का। तो चलिए, हम ज़्यादा आपका समय न लेते हुए चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सीडीपी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बचपन में वयस्कता के परिवर्तन का काल समय कौन सा है? बचपन में वयस्कता के परिवर्तन का काल का समय जो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, और माध्यमिक बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये आपके गलत हैं। तो आपका जो है बचपन से वयस्कावस्था, यानी बचपन से वयस्कावस्था के परिवर्तन का काल समय जो होता है वो किशोरावस्था है। तो आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? स्थूलगामक कौशल का आपको बता दें कि स्थूलगामक कौशल में यानी जो मसल्स, स्थूलगामक कौशल की बात हो रही है, जिन मसल्स का यूज जो होगा, जिन मसल्स का जो यूज होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उनका ही आपको यूज करना होता है स्थूलगामक में। तो चलना और दौड़ना, चलना और दौड़ने में क्या है, मसल्स का ज़्यादा यूज हो रहा है, यानी बड़ी मसल्स का जिसमें ज़्यादा यूज होगा वो स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो ब्रश पेपर पेंटिंग में इसमें यूज नहीं होगा, इसमें हाथ का यूज हो रहा है। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, इसमें हाथ की यानी उंगलियों की मसल्स का यूज हो रहा है। सुई से धागा डालना, इसमें भी यूज नहीं हो रहा, तो आपका आंसर फोर्थ ये हो जाएगा। अगला कहता है आंसर आपका कि सामाजिकरण की प्रथम संस्था है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है वो कौन सी है? ठीक है, इसका फोर्थ का ये हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है वो कौन सी है? परिवार। तो थर्ड का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रखा है कि यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो जीववाद की सोच, पदानुक्रमिक सोच, केंद्रीकरण की सोच या वर्गीकरण की सोच। तो इसमें फोर्थ का आंसर हो जाएगा जीववाद की सोच, फोर्थ का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ पे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है कि अभिकथन जो है कहता है कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। तो जीन प्याजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संज्ञानात्मक चरण में है, ये आंसर सही है। या अगला, इन अभिकथनों कारण में कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो आपका जो है कि ये गलत है। अगला देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये और दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाठ का, पुनर्वलन का, या अनुबंधन का, या संज्ञानात्मक द्वंद्व का? तो ये आंसर संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं होगा, आपका हो जाएगा पाठ, आंसर फर्स्ट का, 6 का फर्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम का, ठीक है, या फिर क्रिया प्रसूत अधिगम का। क्रिया प्रसूत अधिगम नहीं होगा। रटंत अधिगम तो बिल्कुल गलत माना जाता है। निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा। शिक्षक के वाइगोत्स्की सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम, यानी 7 का आंसर फर्स्ट सही होगा। अगला, 8वां क्वेश्चन कौन सा है? कोलवर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? पूर्व संज्ञात्मक चरण, पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण कहलाता है। ये तो पेट का फर्स्ट थर्ड आंसर सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा क्या कहलाती है? परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। परीक्षा केंद्रित कभी नहीं होनी चाहिए प्रगतिशील कक्षा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तो 9 का आंसर फोर्थ आंसर सही। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। क्या है? रेणु एक परामर्शदाता है। और हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? भाषाई बुद्धि होनी चाहिए,
या फिर पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए या अंतर्वैयक्तिक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10 का थर्ड आंसर सही, पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बताइए। तो करना चाहिए केवल क्षेत्रीय भाषा का, बिल्कुल गलत। केवल हिंदी भाषा का नहीं, क्योंकि किसी एक भाषा को ही आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग परिवेश से भाषाएं सीख कर आता है, तो उनकी भाषाओं को आप प्रायोरिटी देना आपका अधिकार है। तो केवल अंग्रेजी भाषा ये भी नहीं होगी, बच्चों की मातृभाषा, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा पर डिपेंड रहेगा। 5 साल की वैशाली 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। क्या चाहिए? अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। तो माँ का जवाब क्या दिखाई देता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग लिंग समता या लिंग रूढ़िबद्धता, लिंग प्रासंगिकता। तो लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, तो आंसर 12 का थर्ड हो जाएगा। अगला अगला है आपका क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कहता है कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, वह सुसाधित करेगा, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तो बच्चों का नामीकरण वर्गों में बांटना, तो बच्चों को वर्गों में बांट दोगे तो अर्थपूर्ण को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि फिर तो क्या हो जाएगा, उनके बच्चों के समूह में हीनता हो जाएगी और सीखने की क्या हो जाएगी, लाचारी हो जाएगी, लाचारी को जन्म दोगे। तो अभी तो आपका आंसर 13 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला अगला आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां है आपका, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? ठीक है, विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक और साल के अंत में बच्चों को मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षाओं में पदोन्नति का निर्णय लेना। बिल्कुल गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा विद्यार्थी, क्योंकि कभी भी बच्चे का मूल्यांकन है उसकी अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए नहीं किया जाता, उसके समग्र विकास के बाद उसकी जो है कि कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। तो आपका जो हो जाएगा 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही है, ये भी गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी या फिर रचनात्मक मूल्यांकन? क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन करने क्या कहा है, तो प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को जो है रचनात्मक मूल्यांकन में मदद मिलेगी। तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए 16वां कहता है कि समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थियों को ध्यान देना, बिल्कुल गलत। बच्चों की उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचान व उनको पृथक करना, बिल्कुल गलत, क्योंकि अकादमिक आधार पर उनकी पहचान नहीं की जा सकती। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है कि बच्चे को जो जिस जिस कौशल का रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी स्पेशलिस्ट के पास आप भेज दें, नहीं, आपको खुद उसका क्या करना पड़ेगा, आपको उसका उपचारात्मक विकास करना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा आपको समझिए। तो बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना और उनको ख्याल रखना, तो आपका 16 का आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन है, वो आपका अगला क्वेश्चन हो आएगा 17वां। 17वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो आप देखिए। 17वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकार व सम्मान देना चाहिए, ठीक है, या फिर एक सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो थर्ड तो आपको जो है कि यही गलत करना पड़ेगा, थर्ड वाला आपको आंसर। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, ये गलत नहीं होगा।
और सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही। सुसंगत संप्रेषण क्या करना चाहिए आपको, बनाकर रखना चाहिए। तो आपका और अप्रत्यक्ष निर्देश देना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को स्वायत्त व लचीलापन बनाना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा। तो आपका थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सही। चलिए अगला, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कोई फायदा नहीं, जब वो कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो दृश्य प्रस्तुतिकरण का उपयोग ही नहीं है। कई प्रकार की स्पर्शनीय वास्तुकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 18 का आंसर दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि स्पर्शनीय वास्तुकौशल सामग्री उसके उपयोग में, जब बच्चों को कोई किसी चीज़ नहीं दिखाई देती तो क्या करते हैं, ब्रेल लिपि का सहारा लेते हैं। ब्रेल लिपि में क्या होती है, ब्रेल लिपि का जो आविष्कार किया था किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। और उसमें क्या होते हैं, 6 बिंदु होते हैं डॉटेड डॉटेड, तो उसके माध्यम से बच्चा क्या होता है, सीख जाता है। तो ऐसे उसी प्रकार से क्या है, स्पर्शनीय वास्तुकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ये कहा गया है। तो दूसरा आंसर सही है। 19 का, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट लक्षण है, स्वालीनता का, अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता का, पठन वैकल्य का और गुणज वैकल्य का। तो स्वालीनता का प्रयोग किया जाएगा इसमें। 19 का पहला आंसर सही है। अगला, शिक्षक बच्चों की विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में आता है वह बनाए, इसके माध्यम से वह बच्चों को बढ़ावा देना चाहती है। कौन सा बढ़ावा देना चाहिए, रटकर नहीं, बिल्कुल असहयोग, बिल्कुल गलत, अनुशासनहीनता, बिल्कुल। तो सही आंसर कौन सा होगा, सृजनात्मकता। तो 20 का आंसर पहले का सही, 20 का फर्स्ट सही। 21 का, बच्चे के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, शारीरिक कौशल। और बिल्कुल सही, शारीरिक कौशल के बिना कोई शारीरिक विकास ही महत्व खत्म हो जाता है। सामाजिक कौशल, ठीक है, बिल्कुल सही। संज्ञानात्मक कौशल, संवेगात्मक कौशल, अमूर्त तर्क, बिल्कुल गलत। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा, वो 21 का आंसर देखते हैं। 21 का आंसर तीसरा सही हो जाएगा, ये आंसर सही होगा। चलिए अगला, रचनावादी कक्षा में रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना जानकारी के भंडारण व आयोजन उपयोग से होता है, या अन्वेषण व क्रिया की खोज द्वारा होता है। भंडारण से कभी नहीं होता जानकारी व उपयोग से, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा आंसर 22 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है। शिक्षिका जो एक असमर्थ शिक्षिका बच्ची के द्वारा कार्य करती है, अवधारणा को समझने में वो असमर्थ है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, पाठ कहलाती है, शिक्षक केंद्रित या शिक्षा शास्त्र कहलाती है, या अनुरक्षण पूर्व अभ्यास कहलाती है, बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष निर्देशन कहलाती है, बिल्कुल गलत है। तो 23 का आंसर हो जाएगा पाठ, 23 का पहला आंसर सही हो जाएगा। 24 का आंसर देखते हैं क्या होता है। 24 का जो क्वेश्चन है, वो 24 का क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के उदाहरण शामिल करती है, बिल्कुल सही। कथन ये तर्क रहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही है। और दोनों सही है, और आर्य की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सत्य। 24 का आंसर ये सही हो जाएगा। 25 का आंसर देख लेते क्या है। निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं, कौन बाधा उत्पन्न करता है, समस्या को ही सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, और पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल से पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। तो आपका जो है तो 25 का आंसर जो हो जाएगा, वो 25 का आंसर हो जाएगा फोर्थ सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है, ये कथन है। तर्क क्या कहती है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों और विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती, बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चों में खुद सोचने की क्षमता होती है। तो अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। तो देखिए कौन सा आंसर सही है इसका। ये और दोनों सही है, ये और की सही व्याख्या करता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये और दोनों सही है लेकिन यार की बिल्कुल गलत। ये सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत। ये और दोनों सही है, तो ये दोनों गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा 26 का। 27 में क्वेश्चन देखते हैं। 27 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, स्मृति। स्मृति भाव नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये भाव है, ये भी भाव है, ये भी भाव है, ये भी भाव है।
चलिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है। 28वां क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। हर विद्यार्थी हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करते। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो आपका जो है कौन सा रहेगा, 28 का फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या करता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करता है। अच्छा होगा तो अच्छा प्रभावित करेगा, बुरा होगा तो बुरा प्रभावित करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे में बाधा डालता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम, बिल्कुल गलत है। डालता भी है, नहीं डालता। इससे संबंधित नहीं है, बिल्कुल है। अधिगम से संबंधित है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसंगित करता है, तो 29 का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां। अगला क्वेश्चन कहता है कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत सुंदर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है, तो बताइए। पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन देख लीजिए इसके क्या है ऑप्शन। पर्यावरणीय कारक बिल्कुल गलत है। योग्यता की कमी, ये भी बिल्कुल योग्यता की कमी, ये देख सकते हैं। कोशिश की कमी, योग्यता तो है ही उसमें, जो कर सकती है, ये भी गलत है। कठिन भाग्य, ये भी गलत है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कोशिश की कमी। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा ये आपका आंसर सही है। इसी प्रकार की वीडियो आगे सारे पेपर सॉल्व इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 कराए जाएंगे। तो अगला जो आप कौन सा पेपर आप चाहते हैं वीडियो देखना, किस पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब नंबर्स होंगे कमेंट के कि हमें इस सब्जेक्ट का ये पेपर सॉल्व करा दो, तो वो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए इस वीडियो पर।